नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जियो विद उमाशंकर गौड़ यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्रोत एवं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में किन स्रोतों के माध्यम से पता चलता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है वह आज भी मानव के लिए एक पहेली बनी हुई है। मानव उसे आज तक अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर पाया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें किस चीज़ का पता होता है? जहाँ हम जा सकते हो, जिसके बारे में हम जाकर देख कर पता लगा सकते हो, उसके बारे में हम पूर्ण जानकारी रखते हैं। लेकिन पृथ्वी के आंतरिक भाग में जा पाना संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तापमान बहुत अधिक है। अफ्रीका में अत्यधिक गहरी चट्टानें भी 4 से 4.5 किलोमीटर गहरी हैं। इससे अधिक गहराई में जाना संभव नहीं है। इसलिए हम पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में ज़्यादा पता नहीं लगा पाएँ। लेकिन मानव बहुत बुद्धिमान और बहुत ही जिद्दी किस्म का प्राणी है। ये जिस जिद पर अड़ जाता है, जो जिद ठान लेता है, उसे हर हालत में किसी न किसी तरीके से पूरी करने की कोशिश ये ज़रूर करता है। तो अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मानव ने किस प्रकार पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारियाँ प्राप्त किया, जानकारियाँ जुटाई। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना को ज्ञात करने के मानव ने 2 प्रकार के स्रोत बताए। पहला, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो ठीक सामने हो, जिससे हमें सीधा सीधा पता चल रहा हो कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना इस प्रकार की है। तो वो क्या हो गया? प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष, जो सामने तो नहीं है, लेकिन उसके आधार पर हम अनुमान लगा लेते हैं कि इतनी गहराई के साथ पृथ्वी की आंतरिक संरचना में यह परिवर्तन आया होगा। वो स्रोत कहलाते हैं अप्रत्यक्ष स्रोत। अब पहले बात करते हैं प्रत्यक्ष स्रोत की, कि प्रत्यक्ष स्रोत में कौन कौन से स्रोत हैं जिन्हें लिया गया है। सबसे पहले बात करें तो प्रत्यक्ष स्रोत में खनन। मानव जो खनन करता है गहराई के साथ, तो उसमें जो चट्टानें प्राप्त होती हैं, उनसे उसको पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। लेकिन यह खनन कैसा होना चाहिए? अत्यधिक गहरा। सामान्य खदानें जो हैं, उनसे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का प्रत्यक्ष रूप से पता नहीं चलता है। इसलिए यह खनन कैसा होना चाहिए? अत्यधिक गहरा। जैसे अफ्रीका की चट्टानें हैं, 4.5 किलोमीटर गहराई तक प्राप्त है सोने की खदानों से, तो वह खनन। या वैज्ञानिकों द्वारा 2 प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। एक तो महासागरीय प्रवेदन परियोजना और एक समन्वित महासागरीय प्रवेदन परियोजना। प्रवेदन का मतलब होता है ड्रिलिंग। ड्रिल करने से हम दीवारों में ड्रिल मशीन से गड्ढा बनाते हैं ना, वैसे ही वैज्ञानिक महासागरों में गहराई तक खुदाई कर रहे हैं ड्रिलिंग मशीन के द्वारा, जिसे प्रवेदन कहा जाता है। तो उससे नाम दिया गया प्रवेदन परियोजना। इसमें भी अभी हमें ज़्यादा सफलता नहीं मिली है, क्योंकि पृथ्वी की गहराई की तुलना में इन्होंने जो अभी तक प्रवेदन किया या खुदाई की है, वो मैक्सिमम 12 किलोमीटर है, जो कि आर्कटिक महासागर के कोला नामक क्षेत्र पर है। कहाँ है? आर्कटिक के कोला नामक स्थान पर। आर्कटिक महासागर में एक कोला नामक क्षेत्र है, वहां पर ही एक खुदाई की गई है, लेकिन वो भी अधिकतम 12 किलोमीटर गहरी है। तो हम, और पृथ्वी की गहराई कितनी है? पृथ्वी की गहराई लगभग 6371 किलोमीटर। अब इसके तुलना में ये देख लीजिए आप, नगण्य है, कोई अधिक मात्रा नहीं है। इसलिए इससे हम ज़्यादा पता नहीं लगा पाए, लेकिन फिर भी काफ़ी सफलता हमें मिली है। इसके अलावा एक है ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी उद्गार से आपने फिल्मों में देखा होगा, प्रत्यक्ष तो शायद आपने नहीं देखा होगा, लेकिन फिल्मों में, डिस्कवरी पर या अनेक जगहों पर आपने वीडियोस के माध्यम से या फोटोज़ के माध्यम से ज्वालामुखी उद्गार के बारे में देखा होगा कि ज्वालामुखी जो है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग से मैग्मा को बाहर लेकर आता है। तो जब पृथ्वी के आंतरिक भाग से मैग्मा आ रहा है, तो
उसका अध्ययन करके हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता लगा सकते हैं। तो ज्वालामुखी उद्गार भी एक प्रत्यक्ष साधन है, क्योंकि इसमें हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग के पदार्थ मिल रहे हैं और पदार्थ हमारे सामने प्रत्यक्ष है, इसलिए वो क्या हो गया, एक प्रत्यक्ष उदाहरण हो गया। लेकिन इसमें भी एक समस्या है कि ज्वालामुखी उद्गार में जो पदार्थ बाहर आया है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में कितनी गहराई से है, इसका अनुमान वैज्ञानिक नहीं लगा पाते, उसका पता वैज्ञानिक नहीं लगा पाते। इसलिए हमें स्पष्टतः जानकारी इससे प्राप्त नहीं होती है। इसलिए इनसे भी प्रत्यक्ष साधनों से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अधिक सहायता नहीं मिलती है। अब अप्रत्यक्ष साधनों की बात करें। अप्रत्यक्ष साधन वे होते हैं जो हमारे सामने नहीं है, लेकिन उनके माध्यम से हम अनुमान लगा रहे हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना इस प्रकार की हो सकती है, इसका हम अनुमान लगा लेते हैं। अब ये अप्रत्यक्ष साधन कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले बात करें तो उल्का। अभी कुछ दिनों पहले एक अफवाह चल रही थी कि 29 अप्रैल को पृथ्वी से एक बड़ी उल्का आकर टकराएगी और पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। ऐसी कई उल्काएं समय समय पर हमारी पृथ्वी पर गिरती रहती हैं। उनका आकार छोटा होता है, लेकिन उनके गिरने से भी बहुत गहरे गहरे गड्ढे बन जाते हैं। तो वैज्ञानिक इन उल्काओं का अध्ययन करते हैं, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था बिग बैंग का सिद्धांत, जिसमें यह बताया गया था कि संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो एक ही पदार्थ से बना है। तो चाहे उल्का हो चाहे पृथ्वी हो, उनके निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ कैसा है, एक ही है। इसलिए वैज्ञानिक उन उल्काओं का अध्ययन करके ये अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। दूसरा, गुरुत्व बल। गुरुत्व बल से भी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता लगाते हैं, क्योंकि ये गुरुत्व बल जो है वो पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर होता है। पदार्थ का द्रव्यमान जिस प्रकार का होगा उस प्रकार का गुरुत्व बल होगा। तो हम देखते हैं कि भूमध्य रेखा से जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो गुरुत्व बल में बढ़ोतरी होती है। जब जब हम भूमध्य रेखा से चाहे उत्तरी ध्रुव की ओर हो चाहे दक्षिणी ध्रुव की ओर हो, जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वैसे वैसे गुरुत्व बल में परिवर्तन आता है। तो ये परिवर्तन पदार्थों के द्रव्यमान की वजह से आता है, जिससे वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, पदार्थों में अंतर है, और उसी आधार पर वैज्ञानिक ये अनुमान लगा लेते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस प्रकार के पदार्थ हैं, उनका क्या घनत्व है। इन सब के बारे में वैज्ञानिकों को जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा, वही चट्टानें। चट्टानें जो प्राप्त होती हैं उनसे इसका अनुमान लगता है। हमने ऊपर खनन की बात की थी, वैसे ही खनन इसमें जो छोटी छोटी खदानें बनाई जाती हैं उनसे जो पत्थर निकलते हैं उनका अध्ययन करके कि भाई कैसे कैसे खुदाई में कितनी गहराई पर क्या तापमान में परिवर्तन आया, क्या पदार्थ के घनत्व में परिवर्तन आया, क्या पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आया, ठोस द्रव गैस में, उन सब का अध्ययन करके वैज्ञानिक ये अनुमान लगा लेते हैं कि पृथ्वी में ऊपर से नीचे चलने पर इतनी गहराई पर यह परिवर्तन आता जा रहा है, तो उसे मल्टीप्लाई करके अत्यधिक गहराई का अनुमान भी वैज्ञानिक लगा लेते हैं। यह होता है खनन के माध्यम से, चट्टानों के माध्यम से। जैसा आपने ये तो प्रत्यक्ष भी देखा होगा अपने घरों में भी कई स्थानों पर, कि जब हम गहरी खुदाई करते हैं तब गहराई के साथ साथ निकलने वाली मिट्टी में अंतर आ जाता है कि ऊपर हमारी अलग मिट्टी है, थोड़ा नीचे जाएंगे तो मिट्टी की संरचना में अंतर आएगा, और गहराई पे जाएंगे तो वहाँ पर मुल्तानी मिट्टी आ जाएगी, और गहराई पे जाएंगे तो काला पत्थर निकलेगा, उससे नीचे जाएंगे तो और अलग प्रकार का पत्थर निकलेगा। तो यह जो है यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में वैज्ञानिकों की अत्यधिक मदद करते हैं। तो चट्टानें हो गई। नंबर 4 जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है और वैज्ञानिकों का सबसे अच्छा मित्र है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में। सभी जान गए होंगे क्या है?
भूकंप। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, मानव के लिए विनाशकारी है। तो फिर ये मित्र कैसे होगी? जो विनाशकारी होती है वो मित्र थोड़ी हो सकती है। लेकिन वैज्ञानिकों को विनाश का इलाज करना भी आता है, उन्होंने इसके अनेक उपाय खोज रखे हैं और उन्होंने भूकंप को पृथ्वी की आंतरिक संरचना को ज्ञात करने में अपना मित्र बना रखा है। क्योंकि पृथ्वी की जितनी भी आंतरिक संरचनाओं का आज तक वर्णन हुआ है उनका अधिकांश कारक ये भूकंप ही है। अब बात करते हैं कि भूकंप कैसे बता सकता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो भूकंप जो है क्या है? पृथ्वी की परत में कंपन होना। जब पृथ्वी कांपती है ऊपर से तो उसे हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। और भूकंप में ये कंपन क्यों पैदा होता है? भूकंप में यह कंपन पैदा होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में, मान लीजिए यह स्थान है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में यह स्थान है, यहाँ पर परतों का संचलन हो रहा है। अंदर प्लेटें हैं पृथ्वी के अंदर, जिसके आगे हम डिटेल से बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना और पृथ्वी की प्लेटों के बारे में, तब डिटेल से बात करेंगे। यहाँ केवल हम भूकंप को समझने के लिए इसके बारे में बात कर रहे हैं कि मान लीजिए यह स्थान है और यहाँ पर प्लेटें खिसक रही हैं विपरीत दिशा में, एक दूसरे के विपरीत दिशा में। एक प्लेट इधर चल रही है और एक प्लेट इधर चल रही है। जब ये प्लेटें खिसकती हैं और उनके ऊपर ऊपरी चट्टानों का दबाव पड़ता है, तो दबाव पड़ेगा तो फैलाव और अधिक होगा। और एक निश्चित सीमा के बाद प्रत्येक पदार्थ के दबाव सहन करने की क्षमता समाप्त हो जाती है और वो टूट जाते हैं। और जैसे ही टूटते हैं तो जो हिस्सा फ्री हुआ वो वापस अपने स्थान पर आने की कोशिश करेगा, और जैसे ही आएगा तो कंपन पैदा होगा और ऊर्जा मुक्त होगी। और वह ऊर्जा भ्रंश के किनारे, दोनों प्लेटों के बीच में जो दरार थी उसे भ्रंश कहते हैं, भ्रंश के किनारे किनारे पृथ्वी की सतह की ओर गति करेगी, जिससे भूकंप आएगा उष्मा मुक्त होने से। आपने देखा होगा रबड़ जब हम हाथ में लेते हैं और उसको खींचते हैं तो एक निश्चित सीमा के आने के बाद उसके फैलने की क्षमता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है और वो रबड़ बीच में से टूट जाता है। और जब वो रबड़ टूटता है तो आकर हमारे हाथ के अंगुलियों के पोरों से टकराएगा, और जैसे ही वो टकराता है तो उसे झटका सा लगता है और यहाँ पे कई देर तक वाइब्रेशन चलता रहता है। तो वैसा ही वाइब्रेशन पृथ्वी के आंतरिक भाग में चट्टान के टूटकर उसके वापस अपने स्थान पर आकर टकराने से जो उष्मा मुक्त होती है उससे होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? भूकंप। तो ये तो हुआ भूकंप किसे कहते हैं और भूकंप आते कैसे हैं। यह तो होता है भूकंप का अभिकेंद्र और इसके ठीक 90 डिग्री पर भूकंप का अधिकेंद्र। सबसे नज़दीक ये अभिकेंद्री होता है। अब बात करते हैं हम आगे कि भूकंप से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता कैसे चलता है। तो भूकंप की 3 प्रकार की तरंगें हैं जिनके द्वारा हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अनुमान लगाते हैं। पहली पी तरंग, दूसरी एस तरंग और नंबर 3 धरातलीय तरंग। लेकिन यहाँ हम इन 2 तरंगों के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये आंतरिक भाग की तरंग है। ये तो नाम से स्पष्ट धरातलीय है, धरातल की है, तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में नहीं बता पाएगी। तो इन 2 के बारे में बात करेंगे, पी तरंग व एस तरंग। पी तरंग, पी शॉर्ट फॉर्म है, पूरा नाम है प्राइमरी वेव्स, प्राथमिक तरंगें। ये ध्वनि तरंगों के समान होती है, ठोस, द्रव, गैस तीनों आयामों में गति करती हैं। तो यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में नहीं बता सकती। जो हर जगह से निकल जाए वो क्या बताएगी कि भाई मेरे मार्ग में क्या क्या चीज़ें आई। तो यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमारी कोई मदद नहीं करती। लेकिन एस तरंग जो है, सेकेंडरी वेव्स या द्वितीयक तरंगें, यह केवल ठोस पदार्थों में गमन करती है। किसमें गमन करती है? ठोस पदार्थों में गमन करती हैं। इसलिए यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताती हैं। ये आती धीरे धीरे, पी तरंग तो फटाफट पहुंच जाती है सतह तक,
लेकिन एस तरंग जो है वो धीरे धीरे आती है, क्योंकि ये घूमती घूमती आती है। रास्ता चल रहा है, ठोस में चल रही है, बीच में कोई द्रव आ गया तो फिर मार्ग बदलेगी, फिर वापस ठोस रास्ता खोजेगी, फिर ठोस में जाएगी, फिर रास्ते में कहीं गैस आ गई तो फिर रास्ता बदलेगी, फिर ठोस की ओर जाएगी। इस प्रकार से ये रास्ता बदलते हुए हम तक पहुंचती है। तो ये जिस मार्ग का अनुसरण करती है, उस मार्ग का अध्ययन करके वैज्ञानिक ये अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना किस प्रकार की है। अब ये मार्ग कौन सा लिया, किस प्रकार हम तक पहुंची, इसका अध्ययन कैसे? तो भूकंप लेखी यंत्र के माध्यम से हम इसका अध्ययन करते हैं। भूकंप लेखी यंत्र पर हम भूकंपीय तरंगों द्वारा लिया गया मार्ग या तय किया गया मार्ग अंकन करते हैं, अंकित करते हैं, और उस भूकंप लेखी का अध्ययन करके हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अनुमान लगा लेते हैं। ये भूकंपीय तरंगें हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझाने में बहुत अधिक मदद करती हैं, विशेष तौर से एस तरंग। धरातलीय तरंग जो है वो धरातल के समानांतर बहती है, ऐसे लहराती हुई, और ये सबसे अधिक विनाशकारी होती है, क्योंकि ये अपने मार्ग में आने वाली प्रत्येक चीज़ को गिरा देती है। जैसे चाहे कोई इमारत आई होगी, चाहे कोई चट्टानें आई होगी, कुछ भी आया होगा, ये उसको गिराते हुए चलती है, इसलिए ये विनाशकारी होती है। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अनुमान लगाने वाले साधन थे। आज के वीडियो में हम इतना ही जानेंगे, क्योंकि हमने आज टॉपिक ये लिया था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्रोत कौन से हैं, तो हमने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष स्रोतों के बारे में बात की। अगली वीडियो में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विभिन्न मतों के बारे में बात करेंगे कि विभिन्न वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस किस प्रकार की बताई है, जिसमें हम भूकंपीय तरंगों के माध्यम से, एसओएस के माध्यम से किस प्रकार पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन किया गया है, उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपको आज का वीडियो किस प्रकार लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं और मेरा मनोबल बढ़ाते रहें। जय हिंद, जय भारत।